वेलकम टू लर्न हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द नॉन अलाइंड मूवमेंट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट से मतलब क्या है, ठीक है, ये जानेंगे। साथ ही साथ नॉन अलाइंड मूवमेंट कब शुरू किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, साथ ही साथ इसको शुरू करने की जरूरत क्या पड़ी, और इसके अलावा हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या नॉन अलाइंड क्या है। नॉन अलाइंड, नॉन अलाइंड, नॉन मतलब हो गया नहीं, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है। अलाइंड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, निरपेक्ष, या फिर कह सकते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल रहना। ठीक है, तो क्या था कि पावर ब्लॉक्स जो थी वो सामने थी, यानी कि कोई पावरफुल दो ग्रुप जो थे वो सामने थे, जिसमें क्या था कि कुछ लोग उनके सपोर्ट में थे, कुछ लोग अपोज में थे। वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला ना हम इनको सपोर्ट करेंगे, ना हम इनको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, समझिए। देखिए ये क्या है, दो पावर ब्लॉक्स जो है वो हमारे सामने हैं। एक है ए, दूसरा है बी। बहुत सारे लोग इनके आसपास हैं। कुछ कह रहे हैं कि उनको लग रहा है ये ज्यादा पावरफुल है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। कुछ कह रहे हैं हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इन दोनों को ही सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या उनको अपोज करेंगे? नहीं, अपोज भी नहीं करेंगे। ठीक है, इनको अपोज भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, जिससे क्या है हमारे जो भी डिसीजन है वो हम ले सकेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं ये क्या है, ये पावर ब्लॉक्स हैं। अगर हम इनके अंडर में आएंगे या हम अगर इनको सपोर्ट करेंगे, इनको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो मतलब हम इनके अंडर में आ जाएंगे, तो अपने जो भी डिसीजन है वो हम इफेक्टिवली ले ही नहीं सकेंगे। हम इनको सोच के लेंगे कि इनका कब इंटरेस्ट है, इनका कब वेलफेयर है, इनका कब भला हो रहा है, तब हम ले पाएंगे। ठीक है, तब हम ये डिसीजन ले पाएंगे। इनके अंडर में रहकर इनकी सोच के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन चलेंगे। लेकिन वो ग्रुप ऐसा रहा जिसने बोला हम इनके अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, और ना ही हम इनका विरोध करेंगे, ना ही हम इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझते हैं अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, साथ ही साथ साउथ अमेरिका, ठीक है, ये यहाँ के कुछ ऐसे स्टेट्स जो कि अभी नए नए आज़ाद हुए थे, नई नई इंडिपेंडेंस उनको मिली थी, खुली हवा में अब ये सांस ले रहे थे। ठीक है, इसी दौरान क्या था, दो पावर ब्लॉक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलते हैं। पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया। एक तरफ क्या था, यूनाइटेड नेशन था, दूसरी तरफ यूएसए था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और यूएसए, इस समय ये दो पावर ब्लॉक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, तो लोग जो थे वो कुछ उनको फेवर कर रहे हैं, कुछ इनको फेवर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज जो अभी नई नई इंडिपेंडेंट उनको मिली थी, तो उन्होंने बोला नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ताकि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो क्या हो, वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए आइए, एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स। ठीक है, इनसे दूर रखा इन्होंने, किस लिए, ताकि अपने इंडिपेंडेंस जो है उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। दिस वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मतलब एक हो गया, एक पावर ब्लॉक जिसकी अभी हमने बात की, ये दूसरा पावर ब्लॉक, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हो गई, जो कि बोल रही थी हम साथ में नहीं जाएंगे। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विच एम टू मेंटेनिंग देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑन इंटरनेशनल इश्यू। ठीक है, तो इंटरनेशनल इश्यू जो भी हो उन पे उनका स्टेटस जो है वो मेंटेन रहे, ना कि किसी के अंडर में रहे, ना कि किसी के प्रेशर में रहे। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। इन्हीं को क्या कहा गया, इसी को कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इन्हीं को कहा गया गुट निरपेक्ष दल। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर हम लोग उनके वर्ड्स में इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके वर्ड्स में, द वर्ड नॉन अलाइंड में बी differently interpreted, but basically it was coined and used with the meaning of non-alignment with the great power blocks of the world.
चलिए बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से नॉन अलाइंड मूवमेंट जो थे इनकी फाउंडेशन रखी गई। ठीक है, तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स थे ये हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले ये जान ले कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी। देखिए, इसकी शुरुआत जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थे ये स्टार्ट हुआ कब, 1961। ठीक है, ध्यान रखना है कब ये स्टार्ट हुआ, 1961। इसको शॉर्ट फॉर्म नाम, ठीक है, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, स्टार्ट हुआ 1961। बट अगर माना जाए तो इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड, नहीं, उससे भी काफी पहले से। क्योंकि देखिए यहाँ पर काफी लोग जो थे वो सपोर्ट में आ गए, तब ये बना, तब इसकी फाउंडेशन जो थी वो रखी गई। तो जाहिर सी बात है वो चीजें जो है, वो कंडीशन जो है, वो फैक्टर्स जो है वो काफी पहले से चल रहे होंगे। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड से पहले से ही ये फैक्टर्स जो थे वो चल रहे थे। अब यहाँ पर नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो लोगो बना है बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नाम लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका लोगो है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें लिखा है तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पीस के लिए क्या जाना जाता है, पिजन। ठीक है, पिजन जो है वो क्या है, पीस का प्रतीक है ना, शांति का प्रतीक, संदेश का प्रतीक, तो वो है। ठीक है, सिंबल है। तो ये आप देख लीजिए, इसका लोगो जो है वो आप अच्छे से इसको समझ जाइए, ध्यान रखिएगा कि ये लोगो जो है वो किस चीज का है। चलिए बच्चों बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर जो कि है द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस मार्च 1947। ठीक है, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी मार्च 1947 में, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, कहाँ पर, दिल्ली में, कब, मार्च 1947, यानी अभी हम आजाद नहीं हुए थे। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये किस लिए बुलाई गई थी, ये इसलिए बुलाई गई थी कि इंपेरियलिज्म जो था उसको ये शो करना कि हम अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी क्या था, हमें आज़ादी नहीं मिली थी, बट ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसमें बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पूरी तरह से लीडरशिप कर रहे थे, और उन्होंने बोला था कि जो वेस्ट है उसने ज़बरदस्ती कई सारे जो युद्ध है उसमें हमें ज़बरदस्ती झोंक दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो डिसीजन थे वो इफेक्टिवली नहीं लिए। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें क्या करना होगा, अपने डिसीजन जो है वो इफेक्टिवली लेने होंगे, जिससे कि हमारे यहाँ क्या है, शांति बनी रहे। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो इसीलिए बुलाई गई थी कि जो हम लोगों पे कब्जा कर रखे हैं अब ये हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पर्पस यही था उनको शो करना, वर्ल्ड एशियन कंट्रीज वुड नो लॉन्गर बी पॉन्स इन द हैंड्स ऑफ द इंपीरियलिस्ट पावर। ठीक है, हम उनके हाथ की मोहरे अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो रीजन है वो है मिलिट्री अलायंसेस एंड डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या था, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहां पर हम देखते हैं यूएसए जो था, रशिया, ये सभी एक ही साइड पर थे। ठीक है, अब युद्ध जो था वो खत्म हो गया। पहले ये लोग एक साइड पर थे, युद्ध खत्म होने के बाद क्या है, हम देखते हैं बहुत पावरफुल ब्रिटेन जो था, बहुत पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद उसकी कंडीशन बहुत खराब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी कंडीशन बहुत खराब। ठीक है, इस तरीके से कई सारी बहुत स्ट्रांग जो कंट्रीज थी उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई। ऐसे हम देखते हैं सोवियत और दूसरी तरफ यूएसए जो था, ये बड़ी पावर ब्लॉक के रूप में सामने आते हैं। इनके ये बहुत पावरफुल थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं यूएसएसआर एंड वेस्टर्न अलाइज जो थे ये बहुत पावरफुल थे, और एक तरफ से ही ये जो थे वो युद्ध लड़ा था इन्होंने। युद्ध खत्म होने के बाद चूंकि ये बहुत पावरफुल दो कंट्रीज जो थी वो सामने आई, तो अब क्या है, एक दूसरे को कॉम्पिटिशन देंगी, और इसी वजह से ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं कि भाई हमारे टक्कर का तो यही है। तो अब एक दूसरे को सस्पिशियस दृष्टि से, निगाह से ये लोग देखने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दो पावर ब्लॉक में ये बढ़ जाते हैं, एक सोवियत ब्लॉक, दूसरा अमेरिकन ब्लॉक। ठीक है, यहां पर हम देखें तो लीडर कौन था, रशिया। ठीक है, तो यूएसएसआर जो था उसने ये, या कह सकते हैं ये सोवियत ब्लॉक आपका जो था, इसने क्या किया, यहाँ पर जो आइडियोलॉजी थी पहले भी हमने डिस्कस की थी, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म वाली, कि क्या है, कम्युनिज्म होना चाहिए, यानी कि एक गवर्नमेंट हो, उसी के हाथ में सारी पावर हो। इनकी सोच ये थी कि भाई कोई ऊंच नीच ना हो, सभी लोग बराबर हो, कोई गरीब नहीं हो, कोई अमीर नहीं हो, बट इनकी सोच ये थी कि सारी पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी, और वही क्या करेगी, हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जिससे वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन करे। ठीक है, तो अपनी ये जो आइडियोलॉजी थी ये इसके द्वारा लोगों को इन्फ्लुएंस करने की तैयारी इन्होंने की, और अपनी आइडियोलॉजी जो थी उसका प्रचार प्रसार करने लगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हमारे सपोर्ट में आए और हम स्ट्रांग और ज्यादा हो जाएं। दूसरी तरफ यूएसए जो था उसने क्या किया, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी,
कैपिटलिस्ट वाली कि भाई सभी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है सब प्रॉपर्टीज जो है वो रख सकते हैं, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है उनके हाथ में भी इकॉनमी जो है वो होनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ इस तरीके का कि सब अपने अकॉर्डिंग क्या है प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ऐसी इनकी सोच थी। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मेजॉरिटी से गवर्नमेंट आएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि सबका अधिकार था एक तरीके से, और यहाँ बोला गया था कि हम सबको बराबरी का अधिकार देंगे, लेकिन पावर जो होगी वो एक के ही हाथ में होगी। तो दोनों की जो आइडियोलॉजी थी, अपनी अपनी आइडियोलॉजी से लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे कि हमारी तरफ लोग इन्फ्लुएंस होंगे और हम क्या हैं और पावरफुल बनेंगे, जिधर जितनी ज़्यादा कंट्री का सपोर्ट उतना वो पावरफुल, ठीक है। तो ये काम ये कर रहे थे। ऐसे में यूएसए जो है वो अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करता है, नाटो बनाता है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, जो कई सारी यूरोपियन कंट्रीज थी उनका सपोर्ट लेकर एक ट्रीटी जो है उसको साइन करता है, अपने अलायंस जो है उनको स्ट्रांग करता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसके जवाब में रशिया क्या करता है, रशिया ये करता है, सोवियत जो है ये करता है कि जो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी उनके साथ वर्सा पैक्ट जो है ये साइन करता है। तो इस तरीके से दोनों अपने जो राइवलरी ग्रुप थे पहले क्या थे, साथ में थे, अब ये बहुत बड़े शत्रु हो गए थे, ठीक है, एक दूसरे के, और अपने को पावरफुल बनाने में लगे थे। अब ऐसे में इनकी ये जो कंडीशन थी वो तो इनके लिए थी और इनके साथ जो कंट्रीज आ रही हैं, लेकिन हम देखें ये कंडीशन जो थी वो बहुत बुरी थी। किसके लिए? इनके लिए तो डेंजर बाद में होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस उसके लिए थी जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी वो सामने आ रही थी। क्यों? क्योंकि इनकी इकॉनमी जो थी, जिन्होंने उनको अपने कब्जे में रखा था, जिन्होंने इनको कॉलोनाइज करके रखा था, जब वो जाने लगे यहाँ की इकॉनमी तो पूरी तरह से ध्वस्त करके गए। अब उसको इन्हें सुधारना है। तो ऐसे में अगर ये दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से वो गुलाम बन जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कहाँ से होंगे, वो फिर से गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके लिए ज़रूरी था कि हम नए नए इंडिपेंडेंट हैं हुए, इंडिपेंडेंस हमको नई नई मिली है, स्वतंत्रता नई नई मिली है, तो हमको क्या करना है, इसे ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए क्या है, ज़रूरी है कि पीस यहाँ बनी रहे। पीस बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपस में ही अगर लड़ते रहेंगे या दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो फिर क्या है, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो फिर से चली जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा इनकी जो शत्रुता थी वो बहुत ज़्यादा खतरा थी। नेक्स्ट जो रीजन था वो था रेस फॉर आर्मामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेपन्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, कंपटीशन हो रही थी, जो पावरफुल ब्लॉक बने थे इनके बीच में। अब ये चीज़ भी क्या थी, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज थी किसके लिए, जो नई नई इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी, क्योंकि उनकी इकॉनमी, हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनकी इकॉनमी जो उनको मिली वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। अब उनको उसको सुधारना था। ऐसे में क्या है कि ये जो यहाँ पर दौड़ थी आर्मामेंट वाली, जो फाइट थी, इससे क्या है, अगर कोई युद्ध होता है तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता, ठीक है। तो ये रेस फॉर आर्मामेंट जो है ये भी इनके लिए बहुत ही, जो इंडिपेंडेंट कंट्री थी नई नई, इनके लिए ये बहुत ही नुकसानदेह थी, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो इनकी इकॉनमी पहले से ध्वस्त है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जो रीजन है, सर्च फॉर अ रिस्पेक्टेबल प्लेस बाय द न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। देखिए इत्तेफाक है कि जिस समय क्या था, कई सारी कंट्रीज जो थी वो अभी आज़ाद हुई थी, न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, उनकी इकॉनमी पूरी तरह से ध्वस्त थी, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। और ऐसे ही टाइम में दुनिया जो थी वो दो ब्लॉक में बट रही थी, दो ब्लॉक में, दो पावरफुल ब्लॉक में बट रहा था। तो इनको सपोर्ट करने कौन आएगा, ठीक है, कंडीशन तो इनकी बहुत ख़राब है। तो ऐसे समय में इनके पास अब समय नहीं था, ठीक है, और इनको बहुत जल्दी अपने डिसीजन जो थे वो लेने थे। क्या कि अपनी पॉलिसीज जो है वो किस तरीके से बनाए, अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो किस तरीके के बनाए कि हमारी कंडीशन जो है वो सुधर जाए। तो ऐसे में इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। कहाँ तो दुनिया जो है वो क्या हो रही है, वो बट रही है, सपोर्ट करने कौन आएगा। तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म की इनको ज़रूरत थी, ठीक है, एक बेस जो था वो चाहिए था कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में, जो कि इनको हेल्प करे। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ही क्या करेंगे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हैं, हम सभी क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए काम करेंगे। इसके अलावा जो कॉलोनाइज अभी भी होकर रह रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस के लिए हम काम करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, जो पावरफुल हो गया वो किसको पूछेगा, वो तो कहेगा आके हमको तुम पूछो, हमको सपोर्ट करो, ठीक है। यहाँ पर इनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए
इनको ये था कि हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो बनाना होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम सभी एक साथ आएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट है स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड नियो कॉलोनिज्म। ठीक है, तो जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने इनके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, इसलिए अब इनका कहना था कि हम अब उसमें नहीं पड़ने वाले। अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे फिर से हम इसमें फंसेंगे, तो इसलिए हम इन दोनों से न्यूट्रल रहेंगे। नॉन अलाइंड जो है इसको हम ऑप्ट करेंगे, और साथ ही साथ अभी नई नई इंडिपेंडेंस मिली है, हम उसको क्या करेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्टिव फोर्स। ठीक है, कलेक्टिव फोर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूली इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे इनको ये समझ में आ रहा था भाई हमारी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल खराब है। ठीक है, दूसरी तरफ हम अगर देखें तो मिलिट्री फोर्सेस जो है वो भी हमारे पास बहुत कमजोर हैं। अभी ये सब क्या था, वो सब तो बहुत पावरफुल है, तो हम इस सबसे कमजोर हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें हमारे पास नहीं है तो हम फाइट नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, वर्ल्ड में पीस बनाए रखने में हम हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारा मोरल फोर्स जो है वो हमारे पास है, जिसकी वजह, जो कि एक कलेक्टिव रीजन है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि वर्ल्ड में पीस बनाए रखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अगर हम क्या है इसी होड़ में लग जाएंगे, इन्हीं सब के साथ में आ जाएंगे, ठीक है, जो पावरफुल कंट्रीज जो हैं, जो ब्लॉक्स बन रखे हैं, तो क्या होगा, वहां पर फाइट ही होगी, हम उनके अंडर में रहेंगे। लेकिन ऐसे में क्या है, ऐसे में हम भाई हमारा जो मोरल फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हम क्या करेंगे, हम यही चाह रहे हैं कि शांति जो है वो बनी रहे, वर्ल्ड में पीस बनी रहे, हम उसी के लिए काम करेंगे। चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन एंड चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम। ठीक है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो रहा, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इसके चीफ आर्किटेक्ट्स। देखिए क्या होता है, 1955 में बांडुंग यानी कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम देखते हैं 1961 में फाउंडेशन रखी जाती है नाम की, मतलब यहाँ पर डिस्कस होता है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, और फिर इसका रिजल्ट जो है वो हम देखते हैं 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, इस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचशील सिद्धांत जो है वो दिए जाते हैं, या कह सकते हैं 5 प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, जिनको पंचशील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पंचशील जो है उसी को बेस बनाया जाता है, और उस पे बातचीत जो है आगे बढ़ती है। पंचशील क्या था, या ये 5 प्रिंसिपल्स क्या थे, इनको अभी आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ समझते हैं कि ये जो पंचशील पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, इसको यहाँ पर बेस बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 23 एशियन एंड 6 अफ्रीकन कंट्रीज जो थी उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। चीफ आर्किटेक्ट्स की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, दूसरी तरफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर सुकर्नो एंड इजिप्ट के प्रेसिडेंट मिस्टर नासिर, एंड इसके बाद हम बात करते हैं टीटो, मार्शल टीटो जो थे वो थे यूगोस्लाविया से। ठीक है, तो ये सभी जो है वो आपस में मिलते हैं। ये मेन आर्किटेक्ट जो है, चीफ आर्किटेक्ट किसके, नाम के। ठीक है, नाम के मतलब जो ये नाम है इस नाम के। ठीक है, तो ये नाम के ये लोग क्या है, चीफ आर्किटेक्ट। तो ये लोग आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, पंचशील, जो पंचशील यहाँ पर दिया गया है उसको बेस बनाते हुए अपने रिलेशन जो है वो हमें सुधारने चाहिए। ठीक है, अपने बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, पंचशील जो है जो दिया गया है 5 प्रिंसिपल्स, उसका यूज करते हुए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर करने चाहिए। तो इस तरीके से 1955 में इनके बीच में बातचीत होती है, और इसके बाद 1956 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में इनकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, कब, 1956 जुलाई। ठीक है, जहां पर मेन जो अभी हम लोगों ने देखा चीफ आर्किटेक्ट्स वो हाजिर थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर मार्शल टीटो, कहाँ से, यूगोस्लाविया से, एंड इजिप्ट से कौन थे, इजिप्ट से थे मिस्टर नासिर। ये तीनों जो हैं वो पहुंचते हैं, और यहाँ पर बात होती है कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अब उसको क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म जो है वो देना है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है, और 1961 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में ही फॉर्मेशन होती है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नाम। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है ये इनकी फर्स्ट समिट जो है बेलग्रेड में होती है 1961 में। ठीक है, ये याद रखना है, बेलग्रेड में फर्स्ट समिट इनकी होती है सितंबर 1961 में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी फाउंडेशन जो है वो पड़ती है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन की हम लोग बात करें तो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज
लगभग 25 कंट्रीज जो थी वो यहाँ पर शामिल थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक यूरोपियन कंट्री जो थी वो भी यहाँ पर शामिल थी, साइप्रस। चलिए बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल की, कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था इसमें इनका रोल क्या था। इनका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहीं से भी इनका रोल जो था वो कम नहीं था। कम नहीं क्या, बल्कि बोला जाए सबसे ज्यादा मेन जो थे, या नॉन अलाइंड मूवमेंट को अगर कहा जाए उसको बनाने वाले कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने 1 मार्च 1947, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे, उस समय उन्होंने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई थी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ही उस कॉन्फ्रेंस में लोगों को यूनिटी जो है वो बनाने के लिए बोला कि ठीक है, जो अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं ठीक है, जो नहीं हुए हैं या होने वाले हैं, हम सभी एक साथ आएंगे, अपनी पावर जो है वो शो करेंगे कि हम अब किसी के भी क्या है कंट्रोल में नहीं है, किसी का पॉन जो है, किसी की मोहरे जो है वो हम नहीं बनेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेंगे। और यही जो इनकी कह सकते हैं सोच थी, इसी की वजह से सभी एक साथ आते हैं और नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है 1961 में उसका फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ही जागरूक किया लोगों को कि हमें साथ में आना होगा, ताकि हम क्या है स्ट्रांग हो सके और अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकें। चलिए नेक्स्ट है, prompting the newly independent countries of Asia, Africa and Latin America not to entangle themselves with the two power blocks। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने बोला था एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के जो स्टेट्स थे इनको, कि ये जो पावर ब्लॉक्स हैं इनके पचड़े में हमको नहीं पड़ना है। अगर हम क्या करेंगे, इनके मामले जो है उसमें हम आएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके साथ क्या है, इनके पास पावर है अच्छी खासी, इनके पास मिलिट्री है, इनके पास बहुत सारे आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या है, बर्बादी हमारी होगी। वो तो फाइट करेंगे, कुछ टाइम के बाद बर्बाद हुए, फिर उसके बाद वो उठ खड़े होंगे, लेकिन हम पहले से ही बर्बाद हैं, हमारी कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो थे जिन्होंने बोला नॉन अलाइंड कंट्रीज जो थी इनको, कि हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे इस मामले में, हम लोग इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, he urged the newly independent countries to maintain their unity and separate identity। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज थी इनको यूनाइट होकर रहने को कहा। बोला एकता बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग को क्या है एकता बना के रहना होगा। साथ ही इन्होंने बोला एक कॉमन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी ज़रूरत है, जो कि क्या करे, हमें सपोर्ट करे। वो कॉमन इंस्टीट्यूशन कहाँ से आएगा, वो हम सभी मिलकर बनाएंगे, जिससे कि क्या है, हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उनका डेवलपमेंट है, वो चीज़ें जो है वो हो सके, और हमारी अपनी आइडेंटिटी जो है, सेपरेट आइडेंटिटी, वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया एडवोकेसी ऑफ कॉमन इंस्टीट्यूशन। चलिए बच्चों, बात करते हैं पंचशील एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि पंचशील इसको बेस बनाया गया, यानी कि जो 5 प्रिंसिपल थे जिनको पंचशील के नाम से जाना गया, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई नाम में। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। अब पंचशील वहां पर किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पंचशील का आइडिया दिया था। पंचशील और पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कनेक्शन है ये हम यहाँ पर समझेंगे। 1954 में साइनो एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है, किसके बीच में, ये तिब्बत को लेकर इंडिया और चाइना जो था इसके बीच में साइन होता है, जहां पर इस एग्रीमेंट, साइनो एग्रीमेंट जो था, इसके प्रीएम्बल में ये पंचशील जो थे ये रखे गए थे। ठीक है, इसका जो प्रीएम्बल था इस एग्रीमेंट का, इसमें पंचशील थे। इसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर बताया था। ये पंचशील क्या थे वो देख लेते हैं। पंचशील, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। ठीक है, एक दूसरे की टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, कह सकते हैं स्ट्रांगनेस, ठीक है, अखंडता जो है, ठीक है, वो बनी रहे, इसके लिए एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या है, हम आपस में फाइट करते रहेंगे, तो इंटीग्रिटी जो है वो बनी नहीं रहेगी, इसलिए ज़रूरी है। नॉन एग्रेशन, अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो हम एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, उसको युद्ध से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे बुरी चीज़ होती है ना एग्रेशन दिखाना, वो दोनों को बर्बाद कर देती है। तो ये चीज़ की नॉन एग्रेशन हम लोग नहीं दिखाएंगे। हम ठीक है, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन हम किसी भी जो आपके इंटरनल मैटर हैं उसमें हम क्या करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, कोई इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। ये चीज़ दोनों के लिए लागू हो रही थी। ठीक है,
साथ ही साथ या हम बात कर रहे हैं कि जो इसके नाम के जो सदस्य थे, ठीक है, इन सभी के लिए ये चीजें लागू होती हैं। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट कि हम लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो पीस जो है उसको बनाए रखने के लिए एक दूसरे का एग्जिस्टेंस जो है उसको तो वो करेंगे, हम लोग मानेंगे, ठीक है, को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी जो है इसको हम अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि इसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तभी हम क्या करेंगे, अपनी यूनिटी बनाए रख सकेंगे और तभी हम पीस जो है वो मेंटेन रख सकेंगे और अपनी एक सेपरेट आइडेंटिफाई जो है वो बना सकेंगे। चलिए बात करते हैं द बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड पंडित नेहरू। ठीक है, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रही, किस लिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो आगे इसकी फॉर्मेशन रखी गई इसके लिए, क्योंकि बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो थी यहीं पर ही डिसाइड हुआ कि हम लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, हमको एक कॉमन इंस्टीट्यूट जो है वो चाहिए जिसके जरिए हम क्या करें, अपनी यूनिटी बनाए रखें। यहीं पे ये डिसाइड हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो पावर ब्लॉक्स हैं इनसे हम अपनी दूरी बनाए रखेंगे और पंचशील जो है इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि यूनिटी अपनी बनाए रखेंगे। ठीक है, अपने में फ्रेंडली रिलेशन जो है इसको डेवलप करेंगे। फर्दर स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो उसके लिए एक स्टेप जो था वो यहाँ पर लिया गया था, यहीं पर डिसाइड किया गया था। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज शुड कीप देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन, जो चल रही थी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन टू पावर ब्लॉक वाली, फॉलोइंग द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस और पंचशील। ठीक है, उसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाए रखेंगे, रिलेशन अपने स्ट्रांग रखेंगे। चलिए बात करते हैं द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1956 एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो कि 1956 में हुई, जो कि हम कह सकते हैं नाम का अगला स्टेप था। देखिए 55 में बांडुंग में जो कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर क्या हुआ, डिस्कशन हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इनसे दूरी बनाकर रखेंगे और अपना एक जो कॉमन इंस्टीट्यूट है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब जब 1956 में क्या होता है, बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने ये डिस्कशन जो था वो आगे पहुंचाया। इजिप्ट के मिस्टर नासिर जो कि प्रेसिडेंट थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इनके पास ये बात पहुंचाई, इनसे डिस्कशन किया इस बारे में कि इस तरीके की बातें हैं और हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रैक्टिकल शेप देना है। ठीक है, कि उस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्कशन हुआ था, अब उसको क्या है, प्रैक्टिकल शेप देना है। तब इस बात पर ये जो मिस्टर नासिर थे, मिस्टर टीटो थे, तब इन्होंने ये बोला कि ठीक है, अब हम लोग को ज़रूरी है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं हम लोगों को इनकी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलानी चाहिए, जहां पर डिसाइड होगा कि वर्ल्ड बॉडी जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की वो किस तरीके की बनाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल था और हम बात कर रहे चाहे बांडुंग कॉन्फ्रेंस में और चाहे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में, दोनों जगह पे ये बात रखने के लिए। चलिए बात करते हैं पंडित नेहरू एंड द फर्स्ट 2 समिट्स ऑफ द नाम। ठीक है, एट बेलग्रेड इन 1964 एंड कायरो इन बेलग्रेड इन 1961 एंड कायरो इन 1964। देखिए पंडित नेहरू जिनकी डेथ हो गई थी 1964 में, इस समय तक नाम की सिर्फ 2 समिट्स ही हो सकी थी, लेकिन कहने को ये सिर्फ 2 समिट्स थी जिनको कि पंडित नेहरू ने ज्वाइन किया था, लेकिन अगर देखा जाए तो इन 2 समिट्स में ही उन्होंने इसको बहुत स्ट्रांग बना दिया गया था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने इसका आइडिया जो था वो रखा, पंडित नेहरू ने ही थे, वही पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने इसको डेवलप करने की बात की, पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की साथ में बैठकर। ठीक है, इसके लिए बात जो थी वो आगे बढ़ाने वाले पंडित नेहरू ही थे। ठीक है, 1964 में हम देखते हैं ना पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है, तब तक वो 2 ही कॉन्फ्रेंस इस तरीके की वो ज्वाइन कर पाए थे। फर्स्ट जो कि बेलग्रेड में हुई थी 1961, सितंबर 1961 में। ठीक है, जहां पर नाम जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, इसी समय से हुई थी, है ना। तो इसका कह सकते हैं एक तरीके से जन्म जो हुआ था बेलग्रेड 1961 में, ये पहली समिट थी जहां पर भाई पहली समिट थी
पहले क्या डिसाइड हुआ कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन सभी की कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर ये सारी चीजें जो हैं वो डिसाइड होंगी। तब उसके बाद जाके जब इसका बर्थ हुआ है यहाँ पर, तब इसका स्ट्रक्चर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड हुई। चलिए बात करते हैं सेकेंड समिट। ठीक है, नाम की सेकेंड समिट जो हुई थी वो हुई थी कायरो में 1964, यानी इजिप्ट में ये हुई थी 1964 में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इनका पार्टिसिपेशन था। देखिए ये जो सेकेंड समिट थी, इस दौरान तक इसमें 47 कंट्रीज जो थी उनका पार्टिसिपेशन था, और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी उन्होंने क्या किया, मेंबर कंट्रीज जो थी उन्होंने फ्रीली डिस्कस किया जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में। साथ ही साथ जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज थी, ठीक है, जो कि अभी भी क्या थी, दूसरे के कब्जे में थी, उसके बारे में भी इन्होंने आपस में चिंता की कि भाई उनको भी क्या है, इंडिपेंडेंट जो है होना चाहिए, उनको भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, इस तरीके की बातें, और आगे क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हुई। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कहने को हम लोग कहें कि सिर्फ बोलने के लिए कि वो सिर्फ 2 समिट ही इन्होंने अटेंड की थी, लेकिन इस 2 समिट में ही पूरी तरह से इन्होंने इसको बहुत मजबूत कर दिया था। चलिए बात करते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स ऑफ नाम। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल क्या थे नाम के, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मेजर, ठीक है, सबसे पहला कहा गया कि जो न्यूली इमर्ज कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो ये करेंगी, अवॉइड करेंगी अलाइनमेंट को। ठीक है, अलाइनमेंट को अवॉइड करेंगी, यानी किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगी, तभी तो इन्होंने नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी अडॉप्ट की। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट को क्या करेंगी, अवॉइड करेंगी, क्योंकि इनकी मिलिट्री अभी क्या है, बहुत वीक है, अगर कुछ होगा तो ये संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए इन चीज़ों से इनको बिल्कुल दूर होना होगा। दूसरा इन्होंने बोला कि न्यूली इमर्ज स्टेट जो है वो किसी भी फॉरेन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक उनका अपना इंटरेस्ट ना हो। तीसरा इन्होंने बोला कि कॉलोनिज्म जो है, ठीक है, और इंपीरियलिज्म जो है, ये क्या करता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया है, इसलिए न्यूली इमर्ज जो कंट्रीज़ हैं इनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनको वो ख़त्म करने का प्रयास करें। नेक्स्ट, नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, अपने आप को पावर ब्लॉक जो है उससे दूर रखेंगी, जिससे कभी युद्ध की अगर कंडीशन बनती है तो ऐसे में क्या है, वो किसी तरफ नहीं रहेंगी, तो मीडिएटर की भूमिका वो अडॉप्ट कर सकती हैं। मीडिएटर के रूप में वो उस युद्ध को सॉल्व कर सकती हैं। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया किसी की तरफ नहीं, इसीलिए जब रशिया और यूक्रेन वाला जो ये युद्ध चल रहा था तो उस दौरान शुरुआत से ही कहा गया कि इंडिया जो है उसमें मीडिएटर बनकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया कि हम लोग क्या करेंगे, युद्ध वाली जो कंडीशन होगी तो वहां पर उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, मीडिएटर बन के उसको क्या करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे। नाम इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ वॉरफेयर, तो ये युद्ध के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब ये नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है इनका फर्म फेथ है किस पर, इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी पर, कि सभी लोग जो हैं वो बराबर हैं, इसको मानने पर इनका विश्वास है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसकी ये निंदा करते हैं। देखिए इसके पहले हमने देखा कि बहुत सारी वजहें रही, चाहे युद्ध के लिए हम लोग देखें, चाहे दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज करना, वहाँ पर क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर भेदभाव आया, तो आगे फाइट भी हुई और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते ही अदर कंट्रीज जो थी उनको कॉलोनाइज किया गया कि भाई हमारी रेस जो है वो क्या है, वो बेटर है और हम दूसरे पर राज करने के लिए बने हैं। तो ये बिल्कुल इसके खिलाफ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, और इसमें इनका फेथ है प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सभी लोग क्या है, बराबर हैं। नॉन अलाइंड कंट्रीज जो हैं वो खुद को दूर रखती हैं, किससे, पावर ब्लॉक से। हमने इसके पहले भी समझा कि पावर ब्लॉक से अपने को दूर रखती हैं। अगर वो क्या है, किसी भी, जिससे क्या है कि दोनों का ही सपोर्ट जो है वो इनको मिलता रहेगा। अगर क्या है किसी एक के फेवर में होंगी तो क्या होगा, दूसरा उनसे नाराज होगा, दूसरा उन पर अटैक कर सकता है, तो दोनों से इकोनॉमिक एंड अदर सहयोग जो है वो उनको मिल सके, इसके लिए किसी भी पावर ब्लॉक जो है उसके साथ ये नहीं जाते, उनसे दूर रहना ही बेटर समझते हैं। नॉन अलाइंड कंट्रीज जो हैं वो चाहती हैं क्या, इकोनॉमिक रिलेशन, आपस में इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना, इक्वलिटी के बेस पर इकोनॉमिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है ये अभी क्या है, नई नई डेवलप कंट्रीज हैं और इनको बहुत ज़रूरत है कि एक दूसरे का ये सपोर्ट करें, चाहे सोशली हो और चाहे इकोनॉमिकली हो। तो इसीलिए इनका जो फेथ है, या कह सकते हैं ये लोग चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो बनाए रखें। वो होगा तभी क्या है, ये डेवलप होंगे, वरना ये रिलेशन नहीं बने होंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट कहीं पर युद्ध कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये नई नई डेवलप कंट्रीज हैं, इससे क्या है इनका नुकसान होगा। तो
ये इनके डेवलपमेंट के लिए बेटर है। नाम इज अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर ऑफ डेंजरस वेपन। तो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वहां पर ये एक बड़ा कारण था, तो इसके वो बिल्कुल ही अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर डेंजरस वेपन जो है एक कंट्री बना रही है तो दूसरी भी उसको देखकर बनाएगी, ठीक है, कि उधर क्या है बन रहा है, कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, हम उससे भी डेंजरस बनाएंगे। तो इस तरीके से डेंजरस में और डेंजरस वेपन जो है वो बनते चले जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा विनाश का कारण बनते हैं, और इसीलिए ये क्या है, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। नॉन अलाइन कंट्रीज जो है फुल रिस्पेक्ट करती हैं किसका? ह्यूमन राइट। देखिए किसी कुछ कंट्रीज जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए या कुछ जो अपर पोस्ट पर बैठे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, उसके बजाय क्या है, ह्यूमन राइट्स, सभी के लिए बराबर राइट्स जो है वो होने ज़रूरी हैं, जिससे क्या है ह्यूमन जो है उसका डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए नॉन अलाइन कंट्रीज जो है वो फुल रिस्पेक्ट देती हैं किसको? ह्यूमन राइट्स, जो कि सभी को मिलना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।